नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सीधे सूचना आपको मिले। हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी का स्वागत उसी थाली के साथ। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्ते, प्रणाम। संपादक जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, नमस्ते और जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। आज की शुरुआत करते हैं, जरा एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं आपको, और इस तस्वीर से मैं शुरुआत करता हूं। एआई ने बनाया है, उसको जो कमांड दिए गए, बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट से ममता बनर्जी को लगा झटका। अब झटका तो नहीं, लेकिन कहीं जाके एआई का दिमाग जो है, हाथ में रुमाल और कानों यहाँ आंख से जो है वो आंसू पोंछते हुए वहां पर जाके अटका। ये हुआ क्यों? दरअसल ममता बनर्जी एसआईआर के बाद से ही परेशान है, और ममता बनर्जी को मैंने बधाई दी थी। मैंने कहा था बधाई हो बंगाल, आपको ममता बनर्जी नाम की एक वकील पैदा हुई है। ठीक है, एलएलबी की डिग्री इनके पास थी। एसआईआर पर जब इन्हें कहीं से कोई भरोसा नहीं हुआ, तो दया याचिका की तरह सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लेके पहुंची थी, और एक दिन उन्होंने बहस भी की और कहा कि साहब एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ही नाजायज है, गलत है, वोट चोरी है मोदी की, आप इसको समाप्त कर दीजिए। लेकिन कल इसकी हियरिंग थी, और सिर्फ एक अकेले ये एसआईआर के खिलाफ मुकदमा नहीं है, इसमें तमिलनाडु भी जुड़ा हुआ है। इसमें हालांकि पंजाब का पहले निस्तारण हो गया था, लेकिन पंजाब की भी एक याचिका है। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो कुछ भी कहा है, जरा उसको इस दूसरी तस्वीर में एक बार झटके से देख लेते हैं। सबसे पहला तो जो लब्बो लुआब रहा, जो टिप्पणी दी है, सजा सॉरी फैसला अभी नहीं आया है। फैसला उन्होंने कहा कि हम जरूरत होगा तो ऑर्डर पास करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये था कि हम किसी को भी एसआईआर प्रक्रिया में बाधा डालने की अनुमति नहीं देंगे। राज्यों को ये बात साफ हो जानी चाहिए, यानी कई राज्यों से याचिका थी। स्पेशली ममता बनर्जी के केस में क्या क्या कहा? मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण में किसी को भी बाधा डालने की अनुमति नहीं, पहली चीज। दूसरा, निर्वाचन आयोग ने नोटिस दिया था, जो एक्सप्लेनेशन मांगे थे, उसको जलाने की घटनाएं हुई थी, तो उस पर बंगाल के डीजीपी से हलफनामा दाखिल करवा लिया। वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण संबंधी अंतिम निर्णय हमेशा वोटर लिस्ट बनाने वाले अधिकारी ही लेंगे। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये ममता बनर्जी को क्लियर कर दिया कि आपका काम चुनाव जीतना है, चुनाव लड़ना है, आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव जीतिए, और उसके बाद आप जो चाहे वो करिए। लेकिन एसआईआर, वोटर लिस्ट, ये काम इलेक्शन कमीशन ही करेगा, अधिकारी करेंगे। ममता बनर्जी ये जान गई थी। उन्होंने कल हियरिंग से पहले ही 8,000 के लगभग कर्मचारी ग्रेड बी के अधिकारी मांगे थे इलेक्शन कमीशन ने, वो उन्होंने अपॉइंट कर दिए। ममता बनर्जी अब एक ऐसे कोने में आके फंस गई हैं जहां अब उनके पास कोई चारा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्ट, 30 लाख वो फर्जी वोटर जो ममता बनर्जी की जीत की गारंटी थे, इस एसआईआर में स्वाहा हो चुके हैं। आलोक जी, अब कोई अवसर बचा है ममता बनर्जी के पास? और मैं अपने इंटरनल सूत्रों से आपको बता रहा हूं, बंगाल में जो राजनीतिक स्थिति है, संघ यानी आरएसएस और बीजेपी ने इतना ग्राउंड वर्क कर लिया है कि बहुत ऊंचे सूत्रों के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, उनका कहना यह है कि हमने बंगाल के चुनाव को 50-50% पर लाके खड़ा कर दिया है। उनका टारगेट 65% है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर 50% या से 55% पर भी मामला हो गया तो हम चुनाव जीत रहे हैं बंगाल। गहलोत जी। सर, सबसे पहले तो बधाई हो कि आप आखिरकार आज एक ऐसा मसला ले आए हैं जिस पर मैं इन कोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये फैसला न्यायोचित है और न्याय के खिलाफ कुछ कहना अच्छी बात नहीं है। एक चीज और आई है सर, टीएमसी के कई नेताओं ने कहा कि एसआईआर दरअसल एनआरसी का ही एक्सटेंशन है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि एनआरसी का अगर एक्सटेंशन है तो प्रॉब्लम क्या है, और एनआरसी होना क्यों नहीं चाहिए। इस पूरी दुनिया में भारत, मुझे लगता है,
कि एकमात्र मुल्क होगा जहां किसी को भी कहीं भी आके रहने, बसने और हगने की छूट है। एकमात्र देश है जिसके पास अपने नागरिकों का पंजीकृत रजिस्टर नहीं है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा, आपने बहुत विस्तार से बता दिया, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। आते हैं ममता बानो पर। ममता जी जिस तरह से खेल रही थी वो उनकी पूरी बौखलाहट को दिखा रहा था। वो लगातार बता रहा था कि किस तरह से ममता जी की जमीन जो है वो खोखली होती जा रही है, खिसकती जा रही है। 30 लाख वोटर्स का दर्द यहां है ही। हा हुसैन वो कर ही रही हैं। कभी ईडी का सामान छीन लेती हैं, कभी सीबीआई के प्रकरण में पहुंच जाती हैं, कभी एनआईए को सहयोग नहीं करती हैं। सारे दांव पेच उन्होंने आजमा लिए। अब उनको लग रहा है कि अगर वह मुख्यमंत्री नहीं रही, इसकी बहुत सारी संभावना है, लगभग 90%। मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं भविष्यवाणी करने से बचता हूं। मैंने बिहार चुनाव में ही एक भविष्यवाणी की थी, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि 90% उनकी जमीन खिसकी है, 10% अभी भी बची हुई है। और 90% जमीन क्यों खिसकी है? क्योंकि हुमायूं कबीर चला गया है। हालांकि उसकी जो भी उसका गठबंधन होने वाला था वो हुआ नहीं है। AIMIM के साथ हो या कांग्रेस के साथ हो, तीनों चीज। जी, अरे कल फातिहा सॉरी मतलब वो नमाज वमाज पढ़ के वो बाबरी मस्जिद बनवाना भी शुरू किया। हम फातिहा निकल गया हमारे मुंह से। नहीं, वो आपके मुंह से एकदम ठीक निकला। लेकिन मुद्दा ये है कि कहीं वो ममता जी का फातिहा तो नहीं पढ़ रहा था, राजनीतिक फातिहा। भाई राजनीतिक फातिहा पढ़ रहा था। क्या चाहते हैं, FIR हो जाए? नहीं, मैंने तुरंत कहा, क्लियर कर दिया है कि राजनीतिक फातिहा पढ़ रहा था। AIMIM के साथ, कांग्रेस के साथ अगर उसकी युति हो जाती है तो फिर सीन ही बिल्कुल, तब मैं कह देता कि भाई अब 100% ये गई। अभी तक चूंकि वो हो नहीं पाया है, इसलिए मैं 90% पर अटका हुआ हूं कि नहीं, अभी 90% हुआ है। इसके अलावा मैं संदेश खाली नहीं भूला हूं, इसके अलावा मैं मुर्शिदाबाद नहीं भूला हूं, इसके अलावा मैं बर्दवान नहीं भूला हूं, इसके अलावा मैं 24 परगना नहीं भूला हूं। ये तमाम ऐसे इलाके हैं, इवन कोलकाता, जहां पर मोहम्मदन वोट्स इतने प्रभावशाली हैं, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लोकतंत्र तो यही है ना भाई। बहुत पहले आपके प्रिय शायर कह गए हैं कि जमहूरियत एक फलाना है जिसमें सिरों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो संख्या बल अभी भी ममता बनर्जी के पक्ष में है, क्योंकि मोहम्मदन वोट्स हैं। ये 30 लाख वोट अगर फाइनली कट हो गए, नहीं कट चुके, फाइनली कट नहीं हुए। मैं आपको बता रहा हूं, दर्शकों के सामने क्लियर कर देते हैं। एक सेकंड, फिगर क्लियर कर देते हैं। 58 लाख वोट जिसमें परमानेंट जो वहां से माइग्रेट कर गए या जो इस दुनिया में नहीं रहे वो जा चुके हैं। उसके बाद एक फिगर आती है 1,68,00,000। ये 1,68,00,000 डाउटफुल थे, जिसमें उनके डेटास जो हैं वो समझ में नहीं आ रहे थे। इनमें से करीब 35 लाख ऐसे नाम थे जो अनमैप्ड थे। अनमैप्ड का इनका पता नहीं चल रहा था, ये न मरे थे, ये न कहीं गए थे, लेकिन ये मिल ही नहीं रहे थे। जानते हैं ये 30 लाख कौन सी फिगर थी? ये 35 लाख है। इनमें से अभी भी 3 ऐसे निर्वाचन जिले की करीब 5 विधानसभाएं बची हुई हैं जिसके SIR कंप्लीट नहीं हुआ है। ये जान लेना बड़ा जरूरी है। 14 फरवरी को था कि फाइनल लिस्ट आ जाएगी। आज जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बंगाल के इलेक्शन कमीशन जो है, कमिश्नर, ये दिल्ली आए हुए हैं, मनोज कुमार। और वो इसलिए आए हुए हैं कि उन्होंने साफ कहा है कि 14 तारीख की मियाद हम नहीं फॉलो कर पाएंगे। 21 तारीख की डेट लेके आए हैं। एक छोटा सा एक्सटेंशन और होगा इन जो 3 जिले हैं इनके लिए, उसमें कलकत्ता उत्तर भी शामिल है।
अब जो 1,68,000 ये नाम थे, इनमें से लगभग 35 लाख ऐसे हैं जो आपके बिहार के हैं, उड़ीसा के हैं, असम के हैं। एसआईआर जब बिहार में हुआ तो वो बिहार में जाके अपना कागज पत्र जमा कर चुके हैं, असम में जमा कर चुके हैं। उसके अलावा जो थोड़े यूपी के रहे होंगे वो यूपी में जमा कर चुके हैं। अब मामला यहाँ फंसा है, ज्यादातर इसमें बिहार का रोल है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बिहार ने एसआईआर में जो काम लगाया है, इसकी ध्वनि बहुत दूर तक जाएगी। अब चक्कर क्या है कि इलेक्शन कमीशन का सॉफ्टवेयर पकड़ ले रहा है कि बेटा तुम अगर बिहार में कागज जमा कराए हो तो फिर तुम बंगाल का वोटर कैसे है। यही वो फ्लोटिंग वोटर था जो जाके सरप्लस हो जाता था, जो अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो भाग गए हैं, और ये 30 लाख बिहारी, उड़ीसा वाले और यूपी वाले ये घुस के वहां मतदान कराते थे। अब वो कर ही नहीं पा रहे हैं। ये मैं फिगर है। मैं वही बात कह रहा था अवनीश भाई कि एक बार फाइनल लिस्ट आने तक मैं अपनी तरफ से बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहा था, लेकिन चलिए आपने इतना क्लियर कर दिया तो ये फाइनल ही लिस्ट है। 21 तारीख को या 22 तारीख को जब भी फाइनल लिस्ट आ जाएगी तो ममता बानो की प्रतिक्रिया तब देखने लायक होगी। विक्षिप्त तो वो हो ही चुकी हैं, उसके बाद वो विक्षिप्तावस्था में क्या क्या करेंगी, कहीं बाल वाल नोचने लगेंगी, किसी अधिकारी को पकड़ के मारने लगेंगी, क्या करेंगी वो देखने लायक होगा। जी ये देखने लायक है। अच्छा, अब मैं इसी तरफ लेके आपको चलना चाह रहा था जिस तरफ आप जा रहे हैं। देखिए, एसआईआर ने उनका काम लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिल रही है, केंद्र सरकार भी पूरी तरह तैयार है, इलेक्शन कमीशन तो गजब फ्रंट फुट पे खेल रहा है, उसमें भी कोई नहीं है। 8,505 अधिकारी मांगे थे, वो भी देना पड़ा ममता बनर्जी को। अब जरा इस पर विचार करते हैं अगले 4-5 मिनट। ममता बनर्जी अपने ड्रामे के लिए जानी जाती हैं। ममता बनर्जी कौरबो, लौड़बो, जीतवे के फर्जी चूरन बेचने के लिए जानी जाती हैं। हम आप अगले 5 मिनट में ये जरा दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ममता बनर्जी क्या-क्या कर सकती हैं? संभावित ममता बनर्जी के मूव क्या हो सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल प्रिय विषय। ममता बनर्जी ये जानती हैं कि बंगाली समाज जो है वो दरअसल बहुत, और बंगाली में प्लीज बुरा मत मानिएगा, वह बहुत निर्वीर्य समाज है। तो उसको हमेशा ही एक ऐसा नेता चाहिए जो सड़कों पर दिखे। इसीलिए उन्होंने कम्युनिस्टों को जिताया, क्योंकि कम्युनिस्ट हमेशा गलत या सही कोई भी मसला हो वो तुरंत सड़क पर उतरते हैं। कल्याण बनर्जी को देख लीजिए आप, पीएम के सामने जाके डांस कर रहा है। धनखड़ जी का उसने बनाया था वीडियो। ममता बनर्जी ने ये कला कम्युनिस्टों से ही सीखी है। वो जानती हैं कि बंगाल के समाज को तभी प्रभावित किया जा सकता है जब वो सड़कों पर उतरे। हो सकता है कि वह फाइनल लिस्ट आने के बाद सड़कों पर धरना प्रदर्शन आयोजित करें, हो सकता है कि वो एकदम अराजकता के हवाले कर दे राज्य को। हालांकि ये दूसरा वाला ऑप्शन थोड़ा कठिन है, क्योंकि इस बार केंद्र सरकार मूड में है कि भाई एक बढ़िया सा मौका ये दें लॉ एंड ऑर्डर का और इनको रेल दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। इसलिए वो अराजकता पूरी तरह से तो नहीं करेंगी, लेकिन वो करेंगी जरूर, वो सड़कों पर उतरेंगी जरूर, वो अपने लोगों को ये भरोसा जरूर दिलाएंगी। अपने लोग माने कौन? मोहम्मडन्स। उनके लोग केवल और केवल मोहम्मडन्स हैं। जो हिंदू उनको वोट देते हैं मैं उनको हिंदू नहीं मानता हूं, सॉरी टू से। वो अपने लोगों को जरूर ये भरोसा दिलाएंगी कि देखो दीदी अभी भी शक्तिशाली है, दीदी अभी भी लड़ेगा, दीदी अभी भी जीतेगा। और ये वाला प्रकरण बड़ा मजेदार होगा, बड़ा देखने लायक होगा, दिलचस्प होगा कि तब केंद्र की प्रतिक्रिया क्या होती है। और मुझे लगता है कि 1 आध महीने के अंदर शायद आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो चुनाव आयोग की क्या प्रतिक्रिया होती है, संघ की क्या प्रतिक्रिया होती है, भाजपा की क्या प्रतिक्रिया होती है। ममता बनर्जी जरूर अराजकता की तरफ बंगाल को ले जाएंगी। जी, तमाम प्रतिक्रिया देने वालों की लिस्ट आपने संभावित वाली गिना दी। फलाने की प्रतिक्रिया क्या, ढकाने की, इलेक्शन कमीशन, भाजपा, संघ, सब।
आप मुझे बताइए बंगाल की जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए सर, पूरी की पूरी क्योंकि भाई प्रतिक्रिया, शादी तो उनके यहाँ है। पूरी की पूरी प्रतिक्रिया उन्हीं पर निर्भर करती है, लेकिन बंगाली जनता का जो इतिहास रहा है उसी के आधार पर मैंने उनको निर्वीर्य कहा है। बंगालियों के साथ समस्या ये रही है हमेशा से कि वो एक ऐसी सुस्त कौम है कि दे दिया, ठीक है यार 30 साल कम से कम इसको देखो, वरना ज्योति बसु के शासन को कोई जागृत राज्य कैसे 30 साल बर्दाश्त करेगा साहब? वो ज्योति बसु जो इस देश का द्रोही था, वो ज्योति बसु जिसने लाखों को मरवाया, वो ज्योति बसु जिसने बंगाल को बदहाल कर दिया। आपको याद होगा सर, ले ले अहिया हो पिया सेनुरा बंगाल के, हमारे आपके यहाँ से जो पलायन होता था तो कहाँ होता था? कलकत्ता होता था ना सर। आज की दौर में कलकत्ता तो गया, खत्म हो गया, मैं बंगाल अभी आपको खत्म एक हो अनुभव गया। बता दूं, एक मिनट, रियल जी लाइफ अनुभव बता दूं आपको। पता है मैं एक हफ्ते अभी गोवा रह के आया। आश्चर्य में मत पड़िएगा, चाहे बीच पर आइसक्रीम बेचने वाला हो, चना मूंगफली बेचने वाला हो, रिजॉर्टों में काम करने वाला हो, हाउसकीपिंग के लोग हों, चाहे इस तरह के तमाम, 80% से ऊपर बंगाली। मेरे कान सर, खड़े हो गए। मैं तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा। आपको पता है कि 1 महीने पहले मैं अंडमान गया था। अंडमान कहाँ है? ठीक है, बंगाल की खाड़ी से है जुड़ाव, वहां 99% बंगाली हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, यस, काम नहीं है। जो बाल काट रहे हैं, जो ठेला ढो रहे हैं। मैंने अपनी पत्नी जी को कहा कि भाई मैं तो सोचता था कि बिहारी मंगल पर मिलेंगे, ये तो बंगाली उससे भी आगे निकल रहे हैं यार। अंडमान में बिहारी नहीं मिले, मतलब अरे खोजने पर नहीं मिले। बहलोक जी, एक बच्चा मिला मुझे तो उसने कहा कि मैं सिलीगुड़ी का है। मैंने कहा यार तुमको दार्जिलिंग पे काम करना चाहिए, अगर टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री में ही तुम काम कर रहे हो यहाँ आके गोवा, तो तुम दार्जिलिंग क्यों नहीं जाता है? बोले दार्जिलिंग में कोई काम नहीं है, सीधा बोला उसने। तो ये स्थिति। अच्छा एक चीज और, आ, ये आपने जो कहा कि बंगाल एक सुस्त कौम है और वो लंबे समय तक के लिए एक डिसीजन को उठा के सामने रख देती है, एकदम सही है। 30 साल से ज्यादा कम्युनिस्टों का शासन रखा, लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था, तब सूचनाओं का प्रभाव इतना नहीं था, आदान प्रदान नहीं था, एक दूसरे तरह की क्रांति 2014 की स्टाइल वाली इस भारत में एडजस्ट नहीं करती थी, और सपने में भी उस समय तक तो सोचा नहीं जा सकता था। कम से कम 2012 में जब रिप्लेस किया ममता ने, ममता को भी तो 15 साल हो गए भैया। तो जिस स्पीड से जरा गति बढ़ी है, तो 15 साल में बंगालियों का मन जो सुधरा लेफ्ट से, और उन्होंने इनको दिया, तो इनकी मियाद 15 साल। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब इनकी मियाद पूरी हो गई, क्योंकि स्पीड डबल हुई है कम से कम? मैं तो ये कह रहा हूं। सर, मैंने पहले ही कहा कि मैं भविष्यवाणी करने से बचता हूं, क्योंकि फिर एक भी चीज, मुझे 90% हाँ 90% यकीन है कि ममता जी एक चीज गई। खाली, हाँ एक चीज जी खाली उसमें जोड़ दूं, क्योंकि ये बात उतना ही पुख्ता सच है कि बंगाली जब पलटता है ना, तो ऐसा पलटता है जिस तरीके से आज लेफ्ट और कांग्रेस है, जीरो कर देता है, एकदम नंगा कर देता है साहब खाली। हाँ वही मैं कह रहा हूं कि मैं 90% निश्चिंत हूं कि ममता बानो की जमीन गई, सत्ता गई, सब कुछ हुआ, लेकिन हाँ। मुझे थोड़ा सा डर जो लग रहा है ना, उस सुस्ती का लग रहा है। हम्म। बंगाली तथाकथित मिडिल क्लास, जिसको भौद्रो लोग कहते हैं, उसका डर लग रहा है। अरे क्योंकि वो तो अभी बहुत मैं बड़ा कलकत्ता से पलटूबाज होके होता है, आ रहा हूं, वो तो बहुत और बड़ा मैं पलटूबाज कलकत्ता ही होता है। वो कहूं, जिसकी सरकार बन जाती है कहता है हम इसी को वोट किया है, वो तो गजब पलटूबाज है। लेकिन सर सरकार बन जाए तब तो। भाई पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा सही, था, हमने सही। पिछले चुनाव में देखा था कि लगभग सारे भविष्यवक्ता बोल रहे थे कि भाजपा आ गई, भाजपा आ गई, भाजपा आ गई। क्या हुआ? पटक दिया सोनू उठा के। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूं कि भाई हम्म। अभी मैं वही जो अंडमान की यात्रा 1 महीने पहले की थी, तो उसी दौरान मैं कलकत्ता में भी 3-4 दिन रहा। लेकिन वहां का भौद्रो लोग जो है, मिडिल क्लास जो है, वो अभी भी सोया हुआ है। मुझे वहां के हिंदू और मोहम्मडन में कोई अंतर ही नहीं दिख रहा था।
अगर आप ये दाढ़ी और वो मूछ हटवाने वाले देख लें तो मतलब अद्भुत सुस्त कौम है भाई साहब, कमाल की कौम है। अभी भी उसको सेकुलरिज्म, माइकल मधुसूदन दत्त, रॉबिन ठाकुर, पता नहीं कौन सी दुनिया में है, कैसा इनर्शिया है। मैं तो भाई मैं बिहारी हूं और कई बार कह चुका हूं कि बिहार से इनर्शिया वाली जगह कोई है ही नहीं। मतलब बिहारी तो खैर गए बीते हैं ही, लेकिन मैं बंगाल को देख के चमत्कृत रह गया कि ये कैसी जगह है। यहां तो लगता है कि सभ्यता 1770 में आके खत्म हो गई, मर गई। एक सच इसलिए बताऊं, मैं इसलिए मैं 10% बचा रहा हूं सर। एक सच बताऊं दर्शकों, जरा जी गूगल करिएगा, आपको पता लग जाएगा। मैंने तो इसको सैकड़ों बार दोहराया है। सबके हकूक की लड़ाई लड़ने वाली, जिसने 30 साल से ज्यादा लेफ्ट की सरकार रखी, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, सबका हक हकूक लेके चलेंगे। क्या आपको पता है दर्शकों कि बंगाल में कौन सा पे कमीशन सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है? पांचवा पे चौथा या कमीशन। पांचवा, चौथा या पांचवा पांचवा हो। पे कमीशन। छठे सिक्स पे कमीशन की आंशिक नियम लागू हैं। पूर्ण रूप से पांचवा पे कमीशन लागू है। जबकि देश में सातवां पे कमीशन चल रहा है। आठवें पे कमीशन की वेबसाइट परसों लॉन्च हो चुकी है। आप सोचिए जरा, वाकई कितनी सुस्त कौम है, खुश है। उत्तर प्रदेश का प्राथमिक शिक्षक अपनी पहली तनख्वाह 40,000 या 50,000 से प्लस पाता है। जिसकी नौकरी आज 4 साल की हो गई है, वो भी 60,000 के आसपास तनख्वाह पाता है। और आपको पता है दर्शकों, बंगाल का एक प्राथमिक टीचर आज भी 36-37 हजार रुपए की सैलरी पाता है, सेम समय में नियुक्त हुआ। तो इतना सर सुस्त सर है। सर 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 एक बात, हावड़ा में 5 रुपया में माछ भात मिल रहा है ना, क्या बात करते हैं। हाँ। हाँ, हावड़ा स्टू स्टेशन मिलता पर है। जैसे जैसे हाँ, उतरिएगा, कहेगा 5 टका 5 टका 5 टका, माछ भात माछ भात माछ भात। तो बंगाली 20, इसी में खुश है। 20 टका, 20 टका, एक आलू, एक अंडा, उसका स्टू, 2 टोस्ट, वो भी मक्खन लगा के आराम से खाएगा। आप ये सोचें। और एक और डेवलपमेंट आपको बताता हूं। परसों सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अभी तो फिफ्थ पे कमीशन, उसके बावजूद जरा कोड में खास देखिए दर्शकों। परसों सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है कि 20 लाख वेस्ट बंगाल के राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता पिछले 8 साल से ममता बनर्जी नहीं दे रही थी, उसका ऑर्डर पास किया। और वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट लेके कौन गया था? शुभेंदु अधिकारी। वाकई कितनी सुस्त कौम है। अरे भाई क्या करें, आपको बेलचा से कोचे हैं। तो हम तो अपना काम करते रहेंगे और इसी तरह से चर्चाएं करते रहेंगे। निश्चित तौर पर ममता बनर्जी अब एक ऐसे कॉर्नर में जाके फंस चुकी हैं जहां न फिगर उनके पक्ष में है, न फैक्ट उनके पक्ष में है। और आज मुझे अदम्य प्रसन्नता महसूस हो रही है कि न कोर्ट उनके पक्ष में है और व्यालोक जी हमारे इस पक्ष में हैं कि कोर्ट ने ठीक काम किया है। जैसे ये न जाने कौन से नापदान और क्या-क्या कहते हैं। तो मैं ऐसे ही सकारात्मक खबरें लेके आता रहूँगा। क्यों? क्योंकि देश को बदलना होगा। देश के नागरिक बदले हैं, देश के मतदाता बदले हैं, तो देश के हर एक शख्स को बदलना होगा, हर एक ऑफिस को बदलना होगा, हर एक कोर्ट को बदलना होगा, हर एक विधान को बदलना होगा। बदलाव ऐसे ही होगा। और मैं जो देखता हूँ कि जो कुछ भी हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ जुडिशियल रिफॉर्म होगा, जुडिशियल रिफॉर्म कोई साइन करके नहीं होगा, इसी तरह की हरकतों से होगा। ये जो अभी एसआईआर पर सुनवाई हो रही है, इसकी 3 जजों की बेंच है और उसमें सीजेआई साहब भी हैं। व्यालोक जी कैसा लगा? नो कमेंट्स। राज चाहे कर रहा हूं मैं। नो कमेंट्स। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर आगे बढ़ाइएगा। चैनल को जिस तरीके से आप सब्सक्राइब करके प्रेम दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, बनाए रखिए। वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। एक ही बार दबाना होता है, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। और इसे धमकी, आग्रह, निहोरा सब कुछ मानिए बिना सब्सक्राइब किए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यालोक जी प्रारब्ध के अलावा व्यालोक वाणी पर पाए जाते हैं, उसे भी स्नेह दीजिए। तो आज की चर्चा यहीं तक। मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय सिया राम।